स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में 3 अमूर पे बात करेंगे। एक ये कि स्वीडन की जो माइग्रेशन की मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो माइग्रेशन की जो पॉलिसी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वर्क परमिट, असाइलम और दूसरी जो चीज़ें हैं, उनके हवाले से उन्होंने जो पैराडाइम शिफ्ट की बात की है और जो उन्होंने मालूमात दी हैं, उन पे हम बात करेंगे और तबसरा करेंगे। दूसरा, स्वीडन में मजमूई मुआशी सूरत हाल और यहाँ पे जो लोगों के पर बढ़ते हुए कर्जे हैं और शरह सूद के हवाले से जो बैंक तब्दीलियां कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और तीसरी ये कि गोथनबर्ग की एक मस्जिद के 2 इमाम जो हैं, उनको क्यों उनकी जो पोजीशन है उनसे हटाया गया है। तो सबसे पहले ये वजाहत के चंद दिन आप जो है वो बाकायदगी से व्लॉग्स नहीं देख सके, उसकी वजह मेरी कुछ मसरूफियात थी, और उसमें सबसे बड़ी ये कि जो मेरी किताब वतन सानी हाल ही में शाया हुई है, उसका दूसरा एडिशन बहुत जल्द आ रहा है और उस एडिशन में बहुत से इजाफे किए गए हैं। तो इस वजह से मैं उस किताब की तैयारी में मसरूफ़ था और आपकी खिदमत में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर व्लॉग पेश नहीं कर सका। लेकिन अब इंशाल्लाह आप रोज़ाना जो है वो अपडेट्स और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से व्लॉग्स जो है वो देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 8 अगस्त को स्वीडन की जो माइग्रेशन की मिनिस्टर है, मारिया मेलमस सिनेगार्ड, उन्होंने जो अपनी हुकूमत की माइग्रेशन पॉलिसी है, जिसको कह रही है कि माइग्रेशन पैराडाइम शिफ्ट, के हमने बिल्कुल इसको बदल दिया है, और उसके हवाले से उन्होंने एक तरह से अपनी जो कारकर्दगी है वो पेश की है। उन्हें पहली बात ये किया है कि 1973 यानी 1973 के बाद 50 साल के बाद जो है वो स्वीडन से अब लोगों के बाहर जाने की तादाद ज़्यादा है और कम यहाँ पे आने वालों की तादाद कम है। तो इसको वो एक तरह से अपनी कामयाबी देख रही हैं कि स्वीडन से ज़्यादा लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं और लोग यहाँ पे कम आ रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोग असाइलम के लिए आते हैं, उनकी तादाद में जो है वो खासी कमी वाक़या हुई है। उन्होंने कहा जी कि 2023 में सिर्फ 12,500 लोगों ने यहाँ पे असाइलम लिया, और ये उनका कहना था कि 1997 यानी 1997 के बाद सबसे कम तादाद है। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के जो पहले 6 महीने हैं, इसमें सिर्फ 5,600 लोगों ने जो है वो असाइलम के लिए अपने आप को रजिस्टर किया, और ये 27% जो है वो तादाद कम है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो लोग यहाँ पे दीगर ज़राए से आते थे, उनकी भी तादाद जो है वो कम हुई है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि आला तालीम याफ्ता लोग आएँ, और ये हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी की बुनियाद है। लेकिन उन्होंने इस हवाले से बात नहीं की कि आला तालीम याफ्ता लोगों के आने की जो है वो रफ्तार भी कम हुई है, और जो स्किल्ड लोग हैं, आईटी के लोग हैं, वो भी जो है वो स्वीडन में आने कम हुए हैं। स्पेशली जब इन्होंने नवंबर से वर्क परमिट की तनख्वाह बढ़ाई है, तो ये तकरीबन निसफ तादाद जो थी वर्क परमिट्स की वो कम हो गई है, और तकरीबन आईटी के सेक्टर में भी 36% जो लोग हैं वो आना कम हुए हैं। तो ये एक तरह से वो इसको माइग्रेशन पैराडाइम कह रही हैं, और उनका जो मकसद यही था जब ये हुकूमत बनी थी। इन्होंने थीदो एग्रीमेंट किया था, जो स्वीडन का एक शहर वेस्टरोस है, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे बैठ के इन्होंने एक मुआहदा किया था, और इन्होंने एसडी की हमायत ली थी कि हम यहाँ की इमिग्रेशन को सख्त करेंगे, लोग यहाँ कम आएंगे, हम असाइलम वालों के रास्ते जो है वो सख्त बंद करेंगे। तो उस हवाले से तो उन्होंने जो है वो ये फिगर्स दी हैं। लेकिन दूसरा, जो स्वीडन की मईशत के लिए जो समझे कि नुकसानदेह चीज़ है, या जैसे उनका ख्याल था कि आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो आएंगे, तो आला तालीम याफ्ता लोग या वर्क परमिट जो इशू हुए हैं, उनमें भी काफ़ी कमी वाक़या हुई है। वो तकरीबन 1/3 के करीब, और बाज़ सूरतों में 1/2 निसफ तादाद जो है वो कम हुई है। तो ये इमिग्रेशन के हवाले से अपडेट थे। इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में आप व्लॉग्स में देखेंगे। इसके बाद हम दूसरे मौजू की जानब चलते हैं, और जो स्वीडन की मुआशी सूरत हाल है, रोज़गार की सूरत हाल है, और बैंकों की जानब से शरह सूद के हवाले से बात करेंगे। स्वीडन के जो रोज़गार के वज़ीर हैं, उन्होंने कहा जी कि स्वीडन में इस वक्त बेरोज़गारी जो है वो हाईएस्ट सतह पे चली गई है, तकरीबन 10% के करीब जो है वो चली गई है। मुआशी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि इस वक्त मईशत मुस्तहकम है, लेकिन फिर भी कुछ गैर यकीनी
سی جو ہے وہ صورتحال ہے، اور سویڈن کا جو قومی ادارہ بائے معاشیات ہے KI، اس نے یہ کہا ہے کہ شرح سود کو کم کرنا چاہیے، کم از کم آنے والے ایک سال میں کم از کم 6 مرتبہ جو ہے وہ شرح سود جو ہے وہ کم ہونی چاہیے۔ اور اب جو سویڈن کا بینک ہے رکس بینک، جو اسٹیٹ بینک کہہ لیں، وہ 20 اگست کو شرح سود پہ نظر ثانی کرے گا، اور اس پہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شرح سود کو کم کرے گا، اور یہ 0.25% کم ہو سکتی ہے۔ لیکن سویڈن کے جو باقی بینک ہیں انہوں نے ابھی سے اپنی شرح سود جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دی ہے۔ جن لوگوں نے گھروں کے قرضے لیے ہوئے ہیں مورگیج، اس پہ انہوں نے جو ہے وہ شرح سود کم کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں سب سے پہلے تو سویڈ بینک ہے، انہوں نے 0.05 سے لے کے 0.4% تک جو ہے اپنی 0.4% تک جو ہے وہ انہوں نے کم کیا ہے۔ ایک سال کے جو قرضے ہیں ان کی شرح سود اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس 4.34 ہے، جبکہ جو 2 سال کے ہیں وہ 4.04 ہے۔ اور لینڈز فار شیکرنگ سے جن لوگوں نے قرضے لیے ان کی بھی صورتحال تقریباً اتنی ہے۔ ہانڈلز بینک جو ہے اس نے بھی کم کیا ہے اپنا شرح سود، اور ایک سال کا جو ان کا ہے وہ ریٹ وہ 4.29 کے قریب بنتا ہے۔ اسی طرح جو اسکاندیا اور دوسرے بینک ہیں وہ بھی شرح سود کو جو ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ تو یہ شرح سود آنے والے جو دنوں میں اور بلکہ اگلے سال تک کافی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، جس سے لوگوں کو کچھ سکون ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو پچھلا دور گزرا ہے اس کی وجہ سے جو عام سویڈش لوگ ہیں جنہوں نے قرضے لیے ہیں، مثلا جو تعلیم کے لیے CSN سے قرضہ لیتے تھے، یا جنہوں نے کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے، باقی ان کی واپسی ادائیگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو رہی ہے، اور ان قرضوں کی جو مد ہے اس میں تقریباً 10 ارب سویڈش کرونے کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ کل 129 یعنی 129 ارب سویڈش کرونا جو ہے وہ لوگوں پہ قرضے ہیں، اور یہ کیسز چلے گئے ہیں کرونو فوگدن کے پاس جو ترکی کا ادارہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فکر ہے، اور لوگ معاشی طور پہ جو ہے وہ مجبور ہے، پریشان ہیں اپنے ان قرضوں کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ لیکن اگر آئندہ آنے والے دنوں میں افراط زر کم ہوتا ہے اور شرح سود کم ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے قرضے لیے ان پہ ان کی انٹرسٹ ریٹ ان کو کم ادا کرنا ہے، تو پھر رفتہ رفتہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن 10% جو شرح ہے بے روزگاری کی، یہ بہت زیادہ ہے۔ اب تیسرا اور آخری موضوع کہ سویڈن کا جو دوسرا بڑا شہر ہے گوتھنبرگ، اس میں جو 2 امام تھے ان کو ان کی جو پوزیشن تھی، ان کی جو ذمہ داری تھی ایز اے امام کے طور پہ، اس سے ان کو سبکدوش کر دیا ہے، اور یہ سبکدوش وہاں کی انتظامیہ نے خود کیا ہے، جس کی وجہ انہوں نے حماس کے جو لیڈر تھے اسماعیل ہانیہ، ان کے لیے انہوں نے دعائے مغفرت کی تھی، اور اب ان دونوں امام جو ہیں ان کو جمعہ کی نماز پڑھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا جناب آج کا ولاگ، جس میں ہم نے 3 موضوعات کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ۔